सीजीएन न्यूज की खास पेशकश मुलाकात अपनों से। जाने माने गजलकार शैलेंद्र श्रीवास्तव की मुलाकात वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शुक्ल से। इस तरह थामे हैं हम दिले बेकरार को, जिस तरह थामे कोई गिरती हुई दीवार को। शेरो शायरी और गजल की दुनिया में रचने बसने वाला बताते हैं, उसके पास वो रूहानी ताकतें पहुंच जाती हैं कि जो उसको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाती है, और जहां आम आदमी नहीं पहुंच पाता। नमस्कार, मैं श्रीकांत शुक्ल आपको आज ऐसे ही एक रूहानी ताकत से भरपूर गजलकार शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से मिलाने जा रहा हूं। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आप छत्तीसगढ़ की सीमाओं से निकलकर दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, नासिक, आपकी गजलें वहां पहुंच गई हैं। कैसा महसूस करते हैं? पहले तो मेरा धन्यवाद स्वीकारें। अब आते हैं आपके सवाल पर। अगर थोड़ा सा इसको मैं विस्तार दूं तो अभी जब कोरोना का काल शुरू हुआ था, तो ये जो हमारे जिन लोगों जो आपने मुंबई और नासिक और वहाँ की बात की, तो सब लोगों ने बिल्कुल सब लोगों का काम रुक गया, सब अपने घरों में बैठ गए। तो ये जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े, जैसे फेसबुक से जुड़े और इंस्टाग्राम से जुड़े और अन्य माध्यमों से जुड़े। हम लोग पहले से उससे जुड़े थे, तो इन लोगों को हमारी गज़लों को पढ़ने का मौका मिला। अब चूँकि गज़लों में कुछ बात देखी होगी इन्होंने, तो उन्होंने हमसे सीधा संपर्क किया कि हम आपकी गज़ल पे काम करना चाहते हैं। तो ये बस ये यात्रा वहीं से शुरू हुई। आज के जीवन में, या ये कह लीजिए कि आज के परिवेश में जब जीवन में कई चुनौतियां हैं, गजल कहना क्या आसान रह गया है? देखिए, गज़ल कहना तो कभी आसान नहीं रहा, किसी भी दौर में आसान नहीं रहा। दौर को जब तक आप, वक्त को जब तक जिएंगे नहीं, तब तक आप गज़ल या रचना नहीं कह सकते। आपको उस दौर में घुसना पड़ेगा, वो परिवेश जो है, आपको उस परिवेश को देखना समझना पड़ेगा, तब आप कोई रचना या कोई गज़ल या कोई शायरी कर सकते हैं। शायर क्या होता है? शायर जब किसी वक्ती चीज़ को अपने कलम में लाता है, तब वो ये कोशिश करता है कि उस दौर की जितनी विषमताएं हैं, जितनी विसंगतियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो सब आप तक अपने शायरी के माध्यम से या अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो मेरा ये मानना है कि गज़ल कहना कभी आसान नहीं था, रचनाएं कहनी कभी आसान नहीं थी। आपको वक्त के साथ जीना पड़ता है, तब आप कुछ कागज़ पर उतार पाते हैं। आप लेखक के रूप में जाने जाते रहे। लेखक से आप गजलकार कब बन गए और आपकी प्रेरणा क्या कौन रही? जी, सही कहा आपने। मेरे लेखन की शुरुआत बतौर एक लेखक ही हुई थी। पहले मेरे लेख पत्र पत्रिकाओं में छपते थे, पर जब धीरे धीरे आपका ज़हन बदलता है, आपका ज़हन परिपक्व होता है, आप समाज को समझने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके समझ का विस्तार होने लगता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। फिर कुछ किताबें हाथ आईं, कुछ गज़लकारों को सुना। कविताएं तो मन में चलती ही थी और कविताएं तो लिखता ही था, लेख भी लिखता था। तो जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये विधा जो है, ये मेरे सोच के बहुत करीब है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो शायद इस विधा में बेहतर कह सकता हूँ। और मैंने कोशिश की। शुरुआत में टूटी फूटी कुछ लिखता था, आज भी टूटी फूटी ही लिखता हूँ, लेकिन जब पाठकों तक जाती है, आप लोग सुनते हैं, सराहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ बेहतर काम कर रहा हूँ, कर सका हूँ। ये जो टूटी फूटी आप बता रहे हैं, लिखते हैं, आपको हमारे पास जो जानकारी है, आपको मुंबई में बसने का, वहाँ लिखने का भी ऑफ़र मिला? जी, जैसा आपने पहले जिक्र किया कि मुंबई बॉलीवुड के कुछ संगीतकार हैं, जैसे मैं शिव राजौरिया साहब हैं, ज्योत्सना राजौरिया जी हैं। ये दोनों गायक और संगीतकार की जोड़ी है। ये काफ़ी समय से बॉलीवुड में संगीत निर्देशन और गायन का काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में मुसाफिर साहब हैं, एम मुसाफिर उनको कहा जाता है। नासिक में संजय वत्सल साहब हैं, जिन्होंने बचपन फिल्म में
गीत गाया था, और उनके बहुत सारे गज़लों के एल्बम हैं और हिट एल्बम हैं। दिल्ली में रूनी तारिया साहब हैं, ये लोग जो बड़े बड़े संगीतकार हैं, गज़लकार हैं, गज़ल लिखते हैं। तो इन लोगों के जब संपर्क में आया तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे थोड़ी सी दूरी है, तो अगर हम साथ में बैठ के कुछ काम करें तो और भी बेहतर काम हो सकता है। तो उन्होंने बातचीत के दौरान मुझसे ये जिक्र किया था कि आप थोड़ा समय निकाल के मुंबई आ जाइए, तो हम लोग दोनों बैठ के बेहतर काम कर पाएंगे। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कुछ तो अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन आप लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी तो आगे ज़रूर विचार करूँगा। वो आपकी कौन सी गज़ल रही जो आपको मुंबई या दिल्ली पहुंचाई? मैंने एक ग्रामीण परिवेश पर एक गज़ल लिखी थी, उसका एक शेर सुना देता हूँ आपको कि रेत भरे मुट्ठी में जैसे एक एक करके फिसले दिन, रेत भरे मुट्ठी में जैसे एक एक करके फिसले दिन, सोने जैसे लोग थे जिसमें चांदी जैसे उजले दिन। वाह! ये राजौरिया साहब की नज़र इस पर पड़ी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शैलेंद्र भाई इस पर काम करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। यह उनकी विनम्रता थी कि उन्होंने मेरी गज़ल को चुना और उस पर काम किया, उन्होंने इसे संगीतबद्ध किया और अब इस पर आगे काम चल रहा है। बहुत बड़े स्तर पर कुछ करने वाले हैं हम लोग, कुछ एल्बम भी आएंगे, तो आगे देखें। आग में हूँ और न पानी में हूँ, आग में हूँ और न पानी में हूँ, मैं तेरी पलकों की निगरानी में हूँ। ढूंढते हो तुम सयानों में मुझे, ढूंढते हो तुम सयानों में मुझे, मैं तो एक बच्चों की नादानी में हूँ। जी, ढूंढते हो तुम सयानों में मुझे, मैं तो एक बच्चे की नादानी में हूँ। ये शैलेंद्र जी, आपकी शायरी में हल्की फुल्की शरारत के साथ साथ बेहद मासूमियत आपकी कलम कहती है। ये कलम या शब्दों के मामले में जो आप स्व रचते हैं, आप अपने को कहाँ पाते हैं? मैं बिल्कुल रचा बसा पाता हूँ। होता क्या है कि जब मन में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो एक शेर होता है उसमें पता नहीं शायर के कितनी रातों की बेचैनियाँ शामिल होती हैं, तब एक शेर बन पाता है। वाह! तो जब तक मैं उसको महसूस नहीं करूँगा, जब तक वो चीज़ मेरे अंदर नहीं जाएगी, जब तक वो मुझे चिंतित नहीं करेगी, जब तक वो मुझे चिंतन नहीं देगी, तब तक मैं मूल रूप से, मूर्त रूप से उसको बाहर नहीं ला पाऊँगा। तो ये सब सारी चीज़ें जब अंदर निर्मित होती हैं तब जाके कोई बात बाहर आ पाती है। आपने जिस शेर का, जिस मुक्तक का आपने यहाँ पे जिक्र किया, ये शायद उसी का प्रतिफल है। क्या गज़ल में वो रूहानियाँ हैं कि चिंता और चिंतन से दोनों का उसमें समावेश होता है? और जी बेशक, चिंता और चिंतन के बगैर तो गज़ल हो ही नहीं सकती। गज़ल का तो सौंदर्य है चिंतन या चिंता, पीड़ा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीड़ा में हैं तभी गज़ल लिखेंगे, आप बहुत उल्लास में हैं तो आप उल्लास की बातें लिखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपका मैं मंतव्य समझ गया आपके सवाल का। देखिए, गज़ल या शायरी ये आम आदमी, बहुत बहुत ज़्यादा दूर तक आम आदमी तक पहुंच चुका है। ये एक समय था जब गज़ल का एक शाब्दिक अर्थ होता था कि माशूका से बात करना, माशूका से बात करने को गज़ल कहते थे। लेकिन आज गज़ल उस परिधि से बहुत बाहर निकल चुका है, बहुत बाहर, कि गज़ल अब किसी दायरे में सीमित नहीं है। क्या मुशायरा गज़लों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है? क्या आप इससे सहमत हैं? जी, निश्चित रूप से। गज़ल एक सुनी जाने वाली गज़ल और पढ़ी जाने वाली गज़ल, ये दो अलग चीज़ें हैं। मुशायरा अभी इधर हाल फिलहाल तो मुझे मुशायरा का बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन 2000 के दशक में मैंने अपने क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर भी मुशायरे और कवि सम्मेलनों में गया हूँ मैं। अभी एक समय था जब मुशायरे
सुबह के 4-5 बजे तक सुने जाते थे, जब मंचों पर एक से एक आला तरीन शायर हुआ करते थे, और मजाल नहीं है कि श्रोता 1 मिनट को भी इधर उधर हो जाए। तो कह सकते हैं आप कि गज़ल के लिए मुशायरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने अपने अभी पिछले सवाल में जवाब दिया माशूका हुस्न, तो क्या आप इस रोग से आप पीड़ित रहे, वही आपकी प्रेरणा स्रोत रहे और आपको गजलकार बना दी है? ऐसा कोई हो तो 4 लाइनें जो आपने उसके लिए लिखी हो। ज़रूर, मैंने वो 4 लाइन में ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है, आपने कभी इश्क किया है? हाँ, इश्क तो दुनिया में ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इश्क किसी औरत से ही करें। आप इश्क प्रकृति से कर सकते हैं, आप इश्क पहाड़ से कर सकते हैं, आप झरनों से कर सकते हैं, आप इश्क तो जर्रे जर्रे से कर सकते हैं। तो जिसने भी इश्क किया है दुनिया में, वो गज़ल जैसी चीज़ से अछूता नहीं रह सकता। आपने कही किसी माशूका या और जो आपने जिक्र किया, तो इसको बहुआयामी शब्द कहा जा सकता है क्या? बहुआयामी इश्क को बहुआयामी शब्द जिसके बहुत इश्क, जी, इश्क तो बहुआयामी शब्द है ही है। इश्क को किसी परिधि में बांधना, इसको मात्र महबूबा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इश्क देश से हो सकता है, इश्क जन्मभूमि से हो सकता है, प्रकृति से हो सकता है। अगर आप में सांसों की धड़कन है, अगर आप में जीवन की स्वीकारता है, तो फिर आप इश्क से कैसे अलग हो सकते हैं? मेरी एक मुकम्मल, जिसमें मुसाफिर साहब ने काम भी किया है, इश्क टाइटल पर ही एक पूरी की पूरी नज़्म है। कभी आप मौका दें तो मैं उसे सुनाऊंगा। अभी मैं दे रहा हूँ। अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन महबूबा इश्क से संबंधित कुछ 4 लाइनें सुनिएगा कि न कोई रंज है न रंजिश गुरूर से तेरे, साथ न कोई रंज है न कोई रंज न रंजिश गुरूर से तेरे, नहीं है वास्ता मुझको सुरूर से तेरे, और न रंग का न रूप का न जिस्म का जलवा, न रंग का न रूप का न जिस्म का जलवा, मैं पिघल जाऊंगा आंखों के नूर से तेरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शैलेंद्र जी। तो ये भी इश्क का एक नज़रिया है, ये भी हुस्न को देखने का एक तरीका है। आप इश्क और महबूबा वहाँ भी हैं उपस्थित, लेकिन आपकी कुछ लाइनें हैं वो दूसरे तरफ आपका व्यक्तित्व दर्शाती हैं, बतलाती हैं। इंसाफ लिखे कैसे मुश्किल में सियाही है, इंसाफ लिखे कैसे मुश्किल में सियाही है, आँखों के मुकदमे में अश्कों की गवाही है। ये आपका दूसरा व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है। देखिए, आपको पता है कि मेरा एक क्षेत्र समाज सेवा का भी है, मैं मानवाधिकार का एक पदाधिकारी भी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात आप समाज में अपने जुबान से नहीं कह पाए, अब वो गज़लों के मार्फत आप कर रहे हैं? हाँ, तो रचनाएं तो इसीलिए लिखी जाती हैं। जो बात आप सीधे तौर पर कहना, देखिए सलीका होता है कहने का। वसीम बरेलवी साहब ने एक शेर कहा था कि वो बात जब उसका कुछ मतलब इस तरह का था कि अगर कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो नज़ाकत से, जैसे मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आपको अगर दर्पण को तोड़ना है तो आप ऐसा पत्थर फेंकिए कि शीशे पे पत्थर लग भी जाए और दर्पण भी ना टूटे। तो अगर इतनी कुव्वत है आप में कह जाने की कुछ, तो क्या गज़ल, क्या कविताएं, आप साहित्य का कोई साहित्य की कोई भी विधा आपका बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है। साहित्य समाज का आईना होता है कहते हैं। गज़ल भी क्या साहित्य का अंग कहा जाएगा? बेशक, गज़ल तो साहित्य का अंग ही है। मतलब गज़ल अलग थोड़ी है, गज़ल एक कविता का रूप है। कविता का मतलब ये है कि आप जो सामान्य लहजा है आपका बातचीत का, सामान्य बातचीत से थोड़ा अलग, आप अपने आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपके मन के जो भाव हैं,
उसको थोड़ा परिष्कृत रूप देना कविता है। कविता जो है, कविता पढ़ने के बाद अगर पाठक उससे बंध जाए तो वो तभी वो कविता है, अन्यथा वो साधारण बातचीत है। तो गज़ल साहित्य से न कभी पृथक था, न है, न रहेगा। गज़ल तो साहित्य का अभिन्न है। रचनाकारों, गजलकारों के बीच में कमज़ोर रचना, अच्छी रचना को लेकर काफ़ी बहस और मतभेद होते रहते हैं। आखिर इनको नापने का मापदंड क्या है? देखिए, मैं उतना बड़ा कलमकार नहीं हूँ कि इस पर कोई व्यापक टिप्पणी कर सकूं, लेकिन मेरी जो समझ है छोटी मोटी, मैं उसके आधार पर यह कह सकता हूँ कि रचना कोई भी कमतर या बेहतर नहीं होती। मैं किस परिस्थिति में, मैंने जिस परिस्थिति में जिस रचना को लिखा है, संयोग से पढ़ने वाला भी उसी परिस्थिति में है, तो उसके लिए वो रचना बहुत बेहतर है। मैंने मान लीजिए भूख और गरीबी पे लिखी है। जिसने भूख और गरीबी को झेला है, जिसने भूख और गरीबी को जिया है, जिसने गुर्बत को जिया है, उसको वो रचना लगेगी कि यार ये तो मेरे मन की बात है, इसने मेरे मन की बात, तो उसके लिए वो रचना बेहतर है, बहुत बेहतर है। लेकिन अब मखमली सेज पर फिसलने वाले लोग भूख और गरीबी की बातें पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आत्मसात करें ये बहुत ज़रूरी नहीं है। हालांकि इस पर मेरा दावा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ। ऐसी 2-4 लाइन जो आपके दिल के करीब हो, जरूर, और उससे संबंधित। जरूर। जैसे आपने इसका जिक्र किया, जो मेरे 2 शेर का जिक्र किया, उसी में मैं 2-4 शेर और जोड़ देता हूँ कि इसका मतलब कुछ इस तरह है कि इंसाफ लिखे कैसे, मुश्किल में स्याही है, आँखों के मुकदमे में अशकों की गवाही है, यह बात भी जायज़ है गुर्बत के तकाजे से, यह बात भी जायज़ है गुर्बत के तकाजे से, हम रोएं तो जलसा हो, हंस दें तो तबाही है। बहुत सुंदर इरशाद। तो ये गरीबी और गुर्बत का वो सबसे छोटा से छोटा पैमाना है जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं। शब्दों को मैं गजल में मतलब बांध के रखना बड़ा मुश्किल है। शब्दों को गज़लों को शब्दों की कमी कभी नहीं रही। एक समर्थ गज़ल को शब्दों की कमी कभी नहीं रही। शब्द, हालांकि देखिए, हम जो सामान्य, एक और मापदंड पर बात करना चाहता हूं मैं, हम जो सामान्य बातचीत करते हैं, हम लोग सभी सामान्य बातचीत करते हैं, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम चुने हुए शब्द इस्तेमाल करें। एक लहजा होता है सामान्य बातचीत का, और उसमें सामान्य शब्द ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब आप गज़ल लिखने बैठते हैं, ख़ास तौर से गज़ल लिखने बैठते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि अन्य विधा भी जब लिखने बैठते हैं, अन्य विधाओं पर काम करते हैं, तो उस गज़ल के साथ उस शब्द के साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है आपकी, क्योंकि उस शब्द का बहुत व्यापक अर्थ होता है। आप एक तरह से आप इंजीनियर होते हैं, आप यंत्री होते हैं कि आप जो चीज़ फिट कर रहे हैं, कहाँ क्या चीज़ फिट कर रहे हैं, कहाँ क्या चीज़ लगा रहे हैं, वहाँ पे वो कितना सार्थक है। तो शब्दों के साथ आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है अगर आप रचनाकार के तौर पर कोई रचना लिखते हैं। ये कहा जा सकता है क्या कि पहले शेरो शायरी और गज़लों पे उर्दू का ज़्यादा कब्जा रहा, लेकिन पंकज उदास के आने के बाद गज़लें सरल हुई हैं और लोकप्रिय हुई हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, गज़ल आप माने या ना माने, गज़ल की पहचान ही उर्दू से है। मैं भी ऐसा मानता हूँ। शुरुआत में जब साहिर लुधियानवी साहब का ज़माना था, उस ज़माने में और भी बहुत सारे मजरूह जिन्होंने फिल्मों में खूब काम किया, गुलजार साहब, और उसके पहले और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इन लोगों ने गज़ल को जो मकाम दिया, फिराक साहब, फैज़ साहब, इन लोगों ने गज़ल को जो मकाम दिया, तो उसमें उर्दू का बहुत, अब ये लोग उर्दू के आला तरीन लोग थे, उर्दू इनके हृदय में बसता था, और तभी शायद गज़ल को वो पहचान मिल पाई। जो आज हम आप जो शेरो शायरियाँ कहीं कहीं कहते हैं ना, किसी भी बातचीत में, किसी भी महफिल में जमा देते हैं, ये उन लोगों का ही कमाल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास उर्दू के लफ्ज़ कम हैं, शब्द हैं, तो आप गज़ल नहीं कह सकते। आजकल एक गज़ल की एक और विधा है, मतलब ये इस मापदंड पर, जिसको सजल कहा जाता है। ये शुद्ध हिंदी में लिखी जाती है। सजल बहुत, इसमें आप
बहुत कम ही उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लिखने वाला अपनी बात कह जाता है। मीटर वही होता है, पैमाना वही है, लेकिन वो सजल के नाम से जाना जाता है, जो आजकल काफ़ी कुछ प्रचलन में है। सरल होने के चलते ही क्या इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है? क्योंकि उर्दू को समझना थोड़ा कठिन हो जाता रहा। लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। आप जैसे सामान्य भाषा में हम लोग जो बातचीत करते हैं, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, तो अच्छा, उर्दू शब्द के बगैर हमारी बातचीत ही नहीं हो सकती। आप ये बताइए, आप खुद भी मनन करिए कि हम अगर 10 मिनट कोई बातचीत करते हैं तो उसमें विशुद्ध हिंदी के कितने शब्द आते हैं और उर्दू के कितने शब्द आते हैं। आपने जिन शख्सियतों के नाम लिए, साहिल रिदवानवी, मजरूह, गुलजार, भादर साहब, राहत इंदौरी जी, इनकी जो रचनाएं रहीं, इनके जो गज़ल रहे, इनके जो शेरो शायरी रहीं, क्या जो नए शायर हैं, क्या इनकी रचनाओं को गंभीरता से लेते हैं या फिर उसको देख के कुछ सीखने की कोशिश करते हैं? बेशक, अगर आप शायरी कर रहे हैं, गज़ल कर रहे हैं तो इनसे परे हो नहीं सकते। अब आज जो लोग लिखने वाले हैं, मैं बहुत जानता तो नहीं, लेकिन अगर वो उन तक नहीं पहुंचते, उनकी किताबों तक नहीं पहुंचते, उनकी शायरी तक नहीं पहुंचते, तो ये उनकी कमी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गज़ल कहने वाला कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से तो अनजान नहीं है। वो जाहिर बात है, पहले इनको पढ़ा है, तभी उसका जहन बना है और वो उसके हाथ में कलम आई है। इश्क और हुस्न गज़ल का सौंदर्य है, क्या इसके बिना गज़ल की कल्पना की जा सकती है क्या? नहीं, इश्क और हुस्न के बगैर गज़ल की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि अभी इस पर चर्चा भी हुई, इश्क, आपने भी कहा कि इश्क का कोई दायरा सीमित होता नहीं। इश्क तो मुल्क से भी है, इश्क ज़मीन से है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप आपस में समाहित करेंगे तभी गज़ल का सौंदर्य निकल के आता है। और जहाँ तक हुस्न का सवाल है, तो ये है, ऐसा है कि ये गज़ल जो है, अभी भी जो शेर व शायरी है, जैसे एक आम भाषा होती है शेर व शायरी, तो आप अगर आप मान लीजिए किसी लड़की की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी युवती की तारीफ़ कर रहे हैं, आप सामान्य लहजे में भी कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको एक टिप्पणी दे देगा कि अरे यार, बड़ा शेर व शायरी कर रहा है। तो जहाँ तक हुस्न का सवाल है, हुस्न के तारीफ़ का सवाल है, तो आपको शेर व शायरी का सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। कुछ 2-4 हमारा अनुरोध है, 2-4 आपकी लाइनें सुनाना, बस जो आपकी स्वरचित हों। जी। एक इसी मौजू पर कुछ शेर मैंने लिखे हैं और वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। ऐसा कि हालात चाहे जो हों, हालात चाहे जो हों, ये एहतियात रखना। हालात चाहे जो हों, ये एहतियात रखना। हो आईना मुकाबिल, चेहरे पे बात रखना। बहुत सुंदर। हो आईना मुकाबिल, आईना जब सामने हो तो हो आईना मुकाबिल, चेहरे पे बात रखना। और ये शेर देखें, और ये बड़ा हिदायत का शेर है, और मुझे ऐसा लगता है कि सुनने वाले शायद इसको अपने साथ लेके जाएं अपने घर। ये शेर ऐसा है कुछ कि खुद की तरफ तनी हो, खुद की तरफ तनी हो, अपनी ही उंगलियां जब। बहुत सुंदर। खुद की तरफ तनी हो, अपनी ही उंगलियां जब, मन के किसी कोने में एक हवा लात रखना। मन के किसी कोने में एक हवा लात रखना। कहीं ना कहीं आप भी मुजरिम हैं, कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। अगला शेर देखें कि अब रोज तुमसे मिलने आऊंगा नींद लेकर। अब रोज तुमसे मिलने आऊंगा नींद लेकर। अब रोज तुमसे मिलने आऊंगा नींद लेकर, दुनिया से कुछ बचाकर आंखों में रात रखना। दुनिया से ये तो आप मन का कुछ निकाल रहे हैं। आंखों में रात निकलता ही है, निकलने का नाम ही शायरी है। ये शेर भी आपकी नज़र के बर्बादियों का मेरी, बड़ा मासूम सा शेर है जी, और सबकी जिम्मेवारी है। जी।
कि बर्बादियों का मेरी वजहें गिनाओ बेशक, बर्बादियों का मेरी वजहें गिनाओ बेशक, हम्म, पर जिक्र उसका ना हो ये एहतियात रखना। वाह, बहुत सुंदर। पर जिक्र उसका ना हो ये एहतियात रखना। और अंतिम जो जिसकी बात आप कर रहे थे, शायद वो इस शेर में आपको मिल जाए कि मिलती रहे गज़ल को खुशबू तेरे बदन की, मिलती रहे गजल को खुशबू तेरे बदन की, हमसे सनम मुसलसल ये मुलाकात रखना। बहुत हमसे खूब सनम शैलेंद्र जी। मुसलसल ये मुलाकात रखना। ये जो बेहतरीन गज़लें हैं आपकी, देश के जो प्रतिष्ठित गायक हैं, संगीतकार हैं, जब आपकी गज़ल को उठाते हैं, गाते हैं और संवारते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? निस्संदेह अच्छा लगता है, अपने काम को तारीफ मिलती है, अपने काम को स्थान मिलता है। तो चाहे क्षेत्र कोई भी हो, कला का कोई भी क्षेत्र हो, कलाकार को खुशी होती है। फन तो वही है जो अपना काम करे, फन तो वही है जो अपनी रोशनी बिखेरे। तो अगर मेरी लिखी हुई बातें, मेरे लिखे हुए शेर उन तक पहुंचते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इसका विस्तार और हो, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। मैं दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे शैलेंद्र जी, जो कि काले हीरे की नगरी या काले हीरे को अपने भूगर्भ में छिपाए कोरिया की वादियों से निकलकर अब दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ वहाँ तक अपनी पहुँच रखने लगे हैं। हम फिर इनसे भी आगे चल के मिलेंगे। आज इस सिलसिले को, मुलाकात अपनों से के सिलसिले को हम इन्हीं के इन शब्दों से विदा देंगे कि मेरे काम का कोई सिला नहीं, मेरे काम का कोई सिला नहीं, कल रहूँगा इसका पता नहीं, अफसोस मगर इस बात का है, अफसोस मगर इस बात का है, मुझे जिंदगी ने जिया नहीं। नमस्कार।